प्यारे बच्चों, कल हमने प्लस टू क्लास की पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर भाग 1 देखा था। आज हम भाग 2 शुरू कर रहे हैं उससे आगे का। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये। शुरू करते हैं बेटे अपना आज का लेसन। कल हमने पढ़ा था कि कैसे भारत में चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्या प्रक्रिया अपनाई गई। आज उससे हम आगे का पढ़ेंगे कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। देखिए, जो पहला चुनाव हुआ था, उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। जो हमारे यहाँ चुनाव है भारत में, वो जब लोग वोट देने जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना मत देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टी का नेता कौन है। कई लोग किसी पार्टी से मन से अटैच होते हैं तो वो उस भावना के आधार पर उसे वोट देते हैं। तो वोट देने के बहुत से उनके अपने ढंग हैं सोचने के, वो उस आधार पर वोट देते हैं। तो जो पहले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, तो उसका जो प्रमुख कारण था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लोकप्रिय नेता के रूप में उभरना। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि पहले चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दूसरे नंबर पे रही। इस मैप में देखिए, इस मैप में जितना भी आपको येलो वाला भाग दिख रहा है, उस सभी जगहों पर 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी जीती है। तो देखिए, पूरे भारत में आपको येलो ही दिखाई देगा, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के, वो थी केरल, और दूसरी थी जम्मू कश्मीर, जहाँ की उनको स्वायत्तता थी, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो देखिए, 1952 से लेकर 67 तक कांग्रेस पूरी तरह से प्रभुत्व में थी। नीचे आपको बताया भी गया है कि कुल इतनी सीटें थी। उनमें से देखिए, पहले आम चुनाव में 364 मिली कांग्रेस को, दूसरे में 371, तीसरे में 361 सीटें उसे मिली। जो दूसरे नंबर पे था वो निर्दलीय उम्मीदवार रहे। तीसरे नंबर पे सीपीआई पार्टी रही। तो चलिए आगे देखते हैं इससे। तो देखिए, सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीटें प्राप्त हुई। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए थे 1952 में। उसमें भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। सिर्फ एक तो केरल को छोड़कर, एक मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। और पहले चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। आपने ऊपर मैप में देख ही लिया है कि कैसे तीनों इलेक्शन में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ है, जो 1952 का चुनाव हुआ था, अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उससे वोटों का 45%, मान लीजिए जितने भी वोट डले उसका 45% प्राप्त हुआ था। लेकिन जो सीटें थी वो 74% प्राप्त हुई थी। ठीक है जी, 45% वोट, लेकिन सीटें जो थी 74% थी। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो दूसरे नंबर पर रही, लेकिन उसे 10% वोट मिले। देश के जितने भी वोट थे उसका 10% उसे मिले, लेकिन सीटें 3% भी नहीं मिली। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पॉलिटिकल साइंस में चुनाव वाला एक लेसन पढ़ा था, तो उसमें हमने जीत का तरीका बताया था कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो, हमारे यहाँ यही चुनाव प्रक्रिया है कि वही विजयी घोषित होता है। तो इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। ये विभिन्न अखबारों में चर्चाएं हुई उसकी। चलिए अब देखते हैं केरल में कम्युनिस्ट की जीत कैसे हुई। देखिए, 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन 1957 के मार्च महीने में कम्युनिस्ट पार्टी ने 126 में से 60 सीटें हासिल की थी।
जो चुनाव हुआ था 1957 में, टोटल 126 सीटें थी। 126 में से 60 कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती और 5 जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उसने अपना समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी को दिया। देखिए 126 हैं, अगर सरकार बनानी है तो उसके लिए 64 सीटें चाहिए। 60 कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी थी, 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों से समर्थन लेने के बाद 65 हो गए, तो ये सरकार बनाने के लिए एलिजिबल थे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी उसके जो नेता थे EMS नंबूद्रीपाद थे। देखिए एक चीज़ और बहुत ध्यान से देखिए, इस लेसन में आपको दी है कि दुनिया में ये देखिए इस लाइन में आपको दिखाई देगा, दुनिया में यह पहला अवसर था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी हो। इसके साथ आगे देखिए 1957 में इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन 1959 में ही उस सरकार को अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर कर कांग्रेस ने बर्खास्त करवा दिया। 356 क्या है कि अगर आपका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तो आपकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये पहला अवसर था जब आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया और जो केरल में सरकार बनी थी उसे गिरा दिया गया। तो देखिए 1959 में ये आपको एक पिक्चर दी गई है, इसमें वो प्रदर्शन कर रहे हैं EMS नंबूद्रीपाद अपने मंत्रालय के साथ। आगे देखते हैं कि भारत में सोशलिस्ट पार्टी कैसे बनी। देखिए जितने भी दल हैं वो सब कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। जो सोशलिस्ट पार्टी है उसकी जड़ें भी कांग्रेस में से ही स्थापित थी, उसमें से अलग हुई। देखिए सोशलिस्ट पार्टी 1934 में एक युवा नेताओं की टोली थी कांग्रेस के अंदर ही, जो कि परिवर्तनकारी थे और समतावादी विचारधारा के थे। तो 1948 में कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किया और कहा कि कोई भी दोहरी सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता, या तो उन्हें कांग्रेस में रहना पड़ेगा या सोशलिस्ट पार्टी में। तो इसलिए 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनी। सोशलिस्ट पार्टी को हालांकि कोई बड़ी सफलता नहीं मिली किसी चुनाव में, लेकिन फिर भी ये जो पार्टी थी वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। समाजवादी क्या होता है? जो समाज में सभी का भला करने वाली विचारधारा है। सब कुछ इस विचारधारा में क्या माना जाता है कि कोई भी चीज़ें प्राइवेट हाथों में ना हो के सब कुछ सरकार के कंट्रोल में हो और सरकार सभी को इक्वल विकास का अवसर दे। तो ये लोग मानते थे कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है, किसानों और मजदूरों की उपेक्षा कर रही है। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए उसका विद्रोह किया। राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरियां बढ़ा ली, लेकिन इस पार्टी में भी बहुत जल्दी मतभेद उभरे, जिसके कारण कि अनेक दल बने। देखिए समाजवादी दल से कौन कौन से दल बने यहाँ आपको दिया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सिख सोशलिस्ट पार्टी, और जो उनके नेता थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया आदि इसके प्रमुख नेता थे। और देखिए कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा था उसे देखते हैं। सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर एक दल का नेतृत्व रहा है। उसके उदाहरण है चीन, क्यूबा, सीरिया। यहाँ पर संविधान ने ही सिर्फ एक पार्टी के शासन की अनुमति दे रखी है। इसके अलावा कुछ देश हैं जैसे म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, यहाँ पे कानूनी और सैन्य उपायों के चलते हुए एक दल का प्रभुत्व कायम हुआ है। इसके अलावा कुछ देश और भी ऐसे हैं जहाँ पे भी एक दल का प्रभुत्व था, वो है मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान। तो चलिए अब देख लेते हैं एक और उदाहरण, इससे आप समझेंगे कि कैसे एक दल का प्रभुत्व दूसरे देशों में भी रहा है। तो ये जो है मेक्सिको की एक पार्टी है PRI,
इसने 1969 से लेकर 2000 तक पूरे 70 साल तक मेक्सिको पर शासन किए हैं। 2000 में पहली बार ये पार्टी चुनाव में हारी, तो वहाँ पर उसके बाद से निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव हो पा रहे हैं। आज के लिए इतना, अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात।